नमस्कार, डीजी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। शुरुआत कर लेते हैं बुलेटिन की हेडलाइंस के साथ। न्यूजीलैंड पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हुआ भव्य स्वागत। 40 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा से द्विपक्षीय रिश्तों को मिलेगी और मजबूती। अयोध्या में सीएम योगी ने किया 423 करोड़ की लागत से 217 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास। जनसभा के जरिए विपक्ष पर बोला तीखा हमला। कहा, पुरानी सरकारों ने हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाकर किया पाप। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस में कलेश जारी। नाराज चन्नी गुट आज भूपेश बघेल से कर सकता है मुलाकात। प्रदेश प्रभारी के 5 दिन के पंजाब दौरे का आखिरी दिन आज। एनआईए ने 1996 श्रीनगर हिंसा मामले में की चार्जशीट दाखिल। पुलिस पर लगे कई गंभीर आरोप। शब्बीर शाह समेत तो हुर्रियत के 6 नेताओं पर तय किए गए आरोप। और असम में बाढ़ से कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित। बारिश और कटाव की वजह से लगभग 128 घरों को हुआ नुकसान। प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में नुकसान का लिया जायजा। 14 जुलाई तक पूर्वोत्तर के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। और अब विस्तार से समाचार। मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट की पुरुष टीम के कप्तान रहे स्टीव वॉ और महिला क्रिकेट टीम की कप्तान रही भारतीय मूल की लीजा स्थालेंका से मुलाकात की। उन्होंने प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ी के साथ भारत ऑस्ट्रेलिया स्पोर्ट्स कोलैबोरेशन रोडमैप लॉन्च किया। क्रिकेट भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों की अपनी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, इसलिए हमारी मीटिंग्स भी क्रिकेट जैसी लगती है। एजेंडा वनडे जैसा फोकस है। डिसीजन T20 जितने तेज है और पार्टनरशिप टेस्ट मैच जितनी लंबी और गहरी। आने वाले वर्षों में दोनों देशों में ओलंपिक्स और कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े स्पोर्टिंग इवेंट्स आयोजित किए जाएंगे। इससे हमारा खेल सहयोग तो बढ़ेगा ही, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश की भी अनेक संभावनाएं बनेगी। प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज पहुंचे मेलबर्न स्टेडियम। दोनों नेताओं के बीच आपसी विश्वास, गर्मजोशी और रिश्तों की प्रगाढ़ता स्पष्ट झलकी। स्टेडियम में उन्होंने मुलाकात की अपने जमाने के दिग्गज बैट्समैन और ऑस्ट्रेलिया पुरुष क्रिकेट टीम के कप्तान रह चुके स्टीव वॉ से। उनके साथ रही महिला क्रिकेट टीम की कप्तान रह चुकी लीजा स्थालेंका। खिलाड़ियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में खेल इंफ्रा, उभरती प्रतिभा और 2030 में कॉमनवेल्थ गेम और 2036 में ओलंपिक की मेजबानी की दावेदारी की चर्चा की। ऑस्ट्रेलिया ने विश्वास जताया कि खेल के क्षेत्र में भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों देश साथ मिलकर साझेदारी को मजबूती देंगे। प्रधानमंत्री अल्बनीज़ी के साथ इंडिया ऑस्ट्रेलिया स्पोर्ट्स कोलैबोरेशन रोडमैप लॉन्च करना मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। इसके तहत हम क्रिकेट के साथ अन्य खेलों में भी सहयोग मजबूत करेंगे। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर के हम आगे बढ़ेंगे। I are here to launch a roadmap for sport collaboration between Australia and India to strengthen our long-standing partnership. This roadmap will support practical cooperation in areas such as sports science and staging major sporting events, as well as broader opportunities in trade, tourism and investment. It will also build on new growing areas of shared passion. मेलबर्न स्टेडियम में प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री अल्बनीज ने रग्बी खिलाड़ियों और उभरती हुई खेल प्रतिभाओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी को अपने बीच देखकर कई बच्चों ने ऑटोग्राफ भी लिए। ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट की कप्तान रह चुकी लीजा स्थालेंका ने भारत में खेल प्रतिभाओं
विशेष तौर पर ग्रामीण इलाकों के बच्चों को अवसर देने वाली खेलो इंडिया पहल की सराहना की। I mean, we've seen it in the cricket that rural athletes, you know, they're very talented. And the same thing can be said here in Australia. A lot of our country kids, you know, there's not a lot of other activities for them to do. So they play sport and they play sport really well. So creating programs and infrastructure at the grassroots level is really important to basically harness the millions and millions of people that you have out there that could potentially represent India. भारत में दिसंबर में चेन्नई में बिग बैश लीग का आयोजन होगा। ये लीग आईपीएल की तरह ही T20 क्रिकेट का आयोजन है। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंधों की एक मजबूत कड़ी क्रिकेट रही है। प्रधानमंत्री ने मेलबर्न स्टेडियम गैलरी का भी दौरा किया। गैलरी में सचिन तेंदुलकर और सर डॉन ब्रैडमैन की प्रसिद्ध तस्वीर भी मौजूद थी। मेलबर्न से अरुण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट कप्तान स्टीव वॉ को लगभग 20 वर्ष पुरानी एक विशेष तस्वीर भेंट की। ये तस्वीर उस समय की है जब स्टीव वॉ ने पीएम नरेंद्र मोदी से उस वक्त मुलाकात की थी जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में सीमांत जिला पुलिस अधीक्षक सम्मेलन 2026 को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का स्मार्ट बॉर्डर विजन आधुनिक तकनीक, बेहतर निगरानी, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा एजेंसियों के समन्वय पर आधारित है। गृह मंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हुए सीमा सुरक्षा को मजबूत किया है। सीमा इंफ्रास्ट्रक्चर को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सड़कों, सुरक्षा सुविधाओं और अन्य आवश्यक ढांचों का तेजी से विकास किया गया है। उन्होंने कहा कि 2013 की तुलना में आज सीमा क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर में व्यापक बदलाव आया है और सरकार ने मजबूत सीमा व्यवस्था की मूल आवश्यकता को प्रभावी ढंग से पूरा किया है। विगत 12 साल में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ बॉर्डर सुरक्षा के लिए, सीमा सुरक्षा के लिए काम हुआ है। सबसे पहले बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर राजस्व खर्च होना, इसकी प्रायोरिटी चिन्हित करना और चिन्हित प्रायोरिटी पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना। हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो 2013 का बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर और आज के बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में 400% का परिवर्तन है। मैं आंकड़े देना नहीं चाहता, बहुत लंबी बात है, मगर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ बॉर्डर सुरक्षा की पहली जो रिक्वायरमेंट थी, बॉर्डर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, इसको सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री अयोध्या के सोहावल में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने 432 करोड़ रुपए से अधिक कुल 217 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में बुनियादी ढांचे, मजबूत सड़क संपर्क, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने वाले कई बड़े कार्य शामिल हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला और कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ाने जैसा पाप किया था, जबकि डबल इंजन की सरकार ने अयोध्या को स्वच्छ, सुंदर और सुरक्षित बनाकर इसे सनातन धर्म की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में पुनर्जीवित किया है। ये डबल इंजन की सरकार आई, भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया, कोई रोक नहीं पाया। आज आस्था आती है, लाखों लोग अयोध्या आते हैं, अभिभूत होकर के जाते हैं। इन्होंने हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पे नमाज पढ़ाने का पाप किया था और हम लोगों ने अयोध्या को स्वच्छ और सुंदर बनाकर के सनातन धर्म की एक सांस्कृतिक राजधानी के रूप में फिर से उसकी स्थापना के साथ आज अयोध्या को सरयू जी की आरती और राम जी की पेड़ी भी मिली है और नए घाट से लेकर के गुप्तार घाट तक घाटों की एक लंबी श्रृंखला भी अयोध्या धाम को देकर के अयोध्या को एक नई पहचान दिलाई है। तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी को कोलकाता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान डीजे से जुड़े कथित बयान के मामले में अदालत ने उन्हें जांच में सहयोग करने और वॉइस सैंपल देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि जांच में सहयोग नहीं करने पर उन्हें दी गई सुरक्षा वापस ली जा सकती है।
अदालत के आदेश के बाद अभिषेक बनर्जी अब 15 जुलाई को दोपहर 12 बजे मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना वॉइस सैंपल देंगे। ये मामला विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान डीजे से जुड़े उनके कथित बयान से संबंधित है, जिसकी जांच सीआईडी कर रही है। बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 97,84,000 लाभार्थियों के खाते में 11,1100 रुपए की राशि भेज दी है। लाभार्थियों में बुजुर्ग, दिव्यांगजन और विधवा महिलाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि पहले पेंशन राशि 400 रुपए थी, जिसे बढ़ाकर 1100 रुपए कर दिया गया है। उन्होंने अधिकारियों को हर महीने की 10 तारीख तक पेंशन भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि छूटे हुए पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ा जा रहा है और जरूरतमंदों को समय पर सहायता दिलाने पर जोर दिया जा रहा है। शिकायतों के समाधान के लिए महीने में 2 सहयोग कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। आज लगभग 97,84,036 लोगों को लगभग 1,423 करोड़ रुपया देकर उनके जीवन में खुशहाली लाने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार 10 तारीख एकदम डेट फिक्स करके सभी दिव्यांगजन, विधवा बहनें और हमारे जो वृद्धजन हैं 10 तारीख के आपके अकाउंट में राशि जानी है। ये सरकार के तरफ से तय है। आपके जीवन में खुशहाली आए, यही सब सरकार के प्रयास है। कर्नाटक में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को लेकर फिर से सियासत गर्मा गई है। इस प्रक्रिया में राज्य सरकार की ओर से जारी किए जा रहे परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट को लेकर सियासत तेज हो गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने इस पहल का कड़ा विरोध करते हुए राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि कर्नाटक सरकार अवैध रूप से रह रहे लोगों को वैध पहचान देने की कोशिश कर रही है, जिससे देश की आंतरिक और राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा पैदा हो सकता है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मैसूर में एनुमरेशन फॉर्म लेने और जमा करने के नाम पर लोगों से अवैध रूप से पैसे वसूले जा रहे हैं। कर्नाटक में एसआईआर चल रहे हैं, उसके बीच में एक राज्य सरकार परमानेंट रेसिडेंसी कार्ड सर्टिफिकेट देने का एक ऑफिशियली ऑर्डर निकाला। उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य एक ही है, कर्नाटक में लाखों लोग वेस्ट बंगाल से, बिहार से किसको भगाया, वो कर्नाटक आया, कंप्लेंट दिया। अभी वही लोगों को परमानेंट रेसिडेंसी सर्टिफिकेट ये सरकार दे रहे हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने अलगाववादी संगठन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के 6 सीनियर नेताओं के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। ये मामला 1996 में श्रीनगर में हुई हिंसा मामले से जुड़ा हुआ है। जम्मू की एनआईए स्पेशल कोर्ट में ये चार्जशीट दाखिल की गई है। चार्जशीट में जिन 6 कश्मीरी अलगाववादी नेताओं के नाम हैं उनमें शबीर अहमद शाह, सैयद अली शाह गिलानी, अब्दुल गनी लोन, मोहम्मद याकूब वकील उर्फ मोहम्मद याकूब वकील, जावेद अहमद मीर और शकील अहमद बख्शी शामिल हैं। सभी 6 लोगों पर रणबीर दंड संहिता 1989 की संबंधित धाराओं के तहत आपराधिक साजिश, हत्या की कोशिश, दंगा और सरकारी कर्मचारियों पर हमला करने के आरोप लगाए गए हैं। साथ ही गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 की धारा 13 के तहत भी आरोप लगाए गए हैं। जानकारी के मुताबिक सैयद अली शाह गिलानी, अब्दुल गनी लोन और मोहम्मद याकूब वकील की मौत हो गई है, इसीलिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई समाप्त यानी अवैध हो गई है। लेकिन चार्जशीट में एनआईए ने सबूतों के साथ बताया है कि ये तीनों भी आपराधिक साजिश और गैर कानूनी भीड़ का हिस्सा थे। जांच के दौरान एनआईए ने पाया कि 17 जुलाई 1996 को श्रीनगर के नाज क्रॉसिंग पर मारे गए आतंकी हिलाल अहमद बेग के जनाजे के जुलूस के दौरान सभी 6 आरोपियों ने गैर कानूनी भीड़ का नेतृत्व किया था। एनआईए की जांच में सामने आया कि हुर्रियत नेताओं ने भारत विरोधी, पाकिस्तान समर्थक और अलगाववादी नारे लगाकर हिंसा भड़काने में सक्रिय भूमिका निभाई थी। एनआईए ने कहा, बारीक जांच से साफ हुआ है कि यह हिंसा पहले से रची गई बड़ी साजिश का हिस्सा थी। एनआईए ने कहा है कि मामले की जांच अभी जारी है। बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। $10 लाख की लॉटरी मुझे, वाह! फर्जी ऑफर से सावधान। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। असम में बाढ़ से कई इलाकों में जनजीवन पर काफ़ी असर पड़ा है, जिसका धेमाजी जिला सबसे ज़्यादा प्रभावित इससे हुआ है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार सीसीबोर गांव और जोनाई रेवेन्यू सर्कल के 14 गांवों में 13,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। जोनाई में एक राहत शिविर संचालित किया जा रहा है, जहां 38 लोग ठहरे हुए हैं। बाढ़ से फिलहाल किसी की मौत की खबर नहीं है, लेकिन लगातार बारिश और कटाव की वजह से 128 घरों को नुकसान पहुंचा है। धेमाजी की कई सड़कें और बिस्वनाथ की एक सड़क भी क्षतिग्रस्त हुई है। प्रशासन राहत सामग्री बांटने के साथ साथ प्रभावित क्षेत्रों में नुकसान का जायजा लेने और सहायता पहुंचाने का काम कर रहा है। और भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 14 जुलाई तक पूर्वोत्तर के कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और त्रिपुरा में तेज बारिश की संभावना है। आईएमडी के मुताबिक 10 से 14 जुलाई के बीच असम और मेघालय में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, जबकि कुछ इलाकों में अत्यधिक बारिश का भी अनुमान है। नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम अलर्ट ऐसे समय में आया है जब अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्से फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड से जूझ रहे हैं। वहीं त्रिपुरा में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। असम में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और धेमाजी सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में शामिल है। एक अंतर मंत्रालयी केंद्रीय टीम ने धेमाजी और कछार का दौरा किया ताकि बाढ़ और मौजूदा मानसून सीजन से हुए नुकसान का आकलन किया जा सके। सीसीबोर गांव और जोनाई क्षेत्र के 14 गांवों में बाढ़ का असर है, जहां 13,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। जोनाई के राहत शिविर में 38 लोग रह रहे हैं। देश भर में मानसून पूरे शबाब पर है। उत्तर से दक्षिण और पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक मौसम का मिजाज बदला हुआ है। आपके टीवी स्क्रीन पर ये कुछ तस्वीरें हैं। अंबाला, लखनऊ, रुद्रप्रयाग, गंगटोक और राजधानी दिल्ली समेत कई हिस्सों में ऐसे ही हालात बने हुए हैं, जहां एक तरफ बारिश से लोगों को राहत मिली तो वहीं दूसरी ओर ये बारिश परेशानी का सबब बनी हुई है। कहीं झमाझम बारिश ने भीषण गर्मी से राहत दी है तो कहीं लगातार हो रही बारिश और जलभराव ने जनजीवन की रफ्तार को प्रभावित किया है। कई जगहों पर सड़कें पानी से भर गई हैं, जबकि पहाड़ी इलाकों में नदियां और नाले उफान पर हैं। हिमाचल के सिरमौर, शिमला और नाहन समेत कई इलाकों में तेज बारिश से सामान्य जीवन प्रभावित हुआ है। कहीं सड़कें बंद हैं तो कहीं जल स्तर बढ़ने से प्रशासन सतर्क है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना जताई है। इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हिमाचल में हालात क्या हैं। तो शिमला, नाहन और सिरमौर की ये तस्वीरें देख रहे हैं, जहां बारिश से हाल बेहाल है। नदी नाले उफान पर हैं और तमाम जगहों पर जल भराव दिखाई दे रहा है, जल जमाव दिखाई दे रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने शिमला स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज IIAS द्वारा आयोजित वंदे मातरम की यात्रा पर प्रदर्शनी और सरदार पटेल का विजन, एकीकरण, एकजुटता और संघवाद पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के उद्घाटन समारोह को वर्चुअली संबोधित किया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि वंदे मातरम ने मातृभूमि के प्रति प्रेम को एक पवित्र राष्ट्रीय कर्तव्य में बदल दिया और स्वतंत्रता सेनानियों की अनेक पीढ़ियों को साहस, त्याग और उम्मीद की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि ये गीत भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की आत्मा बनकर उभरा। Through a shared dream of freedom, a shared dream of one Bharat. Few expressions capture that awakening as powerfully as Vande Mataram. When Bankim Chandra Chattopadhyay ji penned these immortal words, he gave voice to the soul of the nation, yearning to breathe free. Our countless freedom fighters, the song was more than just words. They were a source of courage, sacrifice and hope. Many marched to the gallows with Vande Mataram on their lips. Vande Mataram transformed love for one's motherland into a sacred national duty. सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि देते हुए उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने कहा कि सरदार पटेल ने केवल रियासतों का ही नहीं बल्कि देशवासियों के दिलों को भी जोड़ा। साथ ही उन्होंने कहा, एक राष्ट्र, एक संविधान और साझा भविष्य की मजबूत नींव भी उन्होंने रखी।
At the dawn of independence, Bharat had to face several challenges. The biggest among them was the making of one single Bharat. Sardar Vallabhbhai Patel ji rose to that challenge. He not only integrated territories, he united the hearts. His vision ensured that generations of Indians could inherit one nation, one constitution and one common destiny. कर्नाटक के बेलगावी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वार्षिक अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक शुरू हो गई है। बैठक में संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत, सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले समेत संघ के कई बड़े पदाधिकारी शामिल हुए हैं। बैठक में संघ के कामकाज, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और शाखाओं के विस्तार पर चर्चा की जाएगी। संघ के शताब्दी वर्ष के दौरान हुए कार्यक्रमों की समीक्षा भी होगी। इसके अलावा आने वाले कार्यक्रमों की योजना, शाखाओं को और बढ़ाने की रणनीति और डॉक्टर मोहन भागवत के आगामी दौरे की योजना पर भी विचार किया जाएगा। संघ का शताब्दी वर्ष 2025-26 के कार्यक्रम विजयदशमी 20 अक्टूबर 2026 तक चलेगा। मेटा ने भारत में व्हाट्सएप के यूजर नेम फीचर के रोल आउट को लेकर सरकार को अपना जवाब सौंप दिया है। ये जवाब व्हाट्सएप की ओर से कल रात मिला, जिसकी फिलहाल समीक्षा की जा रही है। सरकार ने 1 जुलाई को इस फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी कर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा था। साथ ही परामर्श प्रक्रिया पूरी होने तक भारत में यूजर नेम फीचर लॉन्च नहीं करने का निर्देश दिया गया था। अब मेटा के जवाब की जांच के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कोयम्बटूर में आयोजित राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण की 7वीं गवर्निंग बॉडी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में वन संरक्षण, प्रतिपूरक वनीकरण और CAMPA योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। गवर्निंग बॉडी ने नदी डॉल्फिन, स्नो लेपर्ड, भारतीय गैंडा और जंगली जल भैंसा संरक्षण से जुड़ी 4 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी। साथ ही मणिपुर के चंगाई हिरण संरक्षण के लिए समर्थन जारी रखने का निर्णय लिया गया। बैठक में पिछली योजना के विस्तार, नगर वन योजना की प्रगति और डिजिटल निगरानी प्रणालियों की समीक्षा भी की गई। बैठक में वन एवं जैव विविधता संरक्षण के लिए तकनीक आधारित और सामुदायिक भागीदारी वाले प्रयासों को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। दोनों टीमें इस टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारी हैं। स्पेन के खिलाफ कोई भी टीम एक भी गोल नहीं कर सकी। मुकाबला आज देर रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। वर्ल्ड कप में दोनों टीमें तीसरी बार आमने सामने होंगी। स्पेन के 18 साल के लामिन यमाल पर सबकी नजरें होंगी। वे टूर्नामेंट में 1 गोल कर चुके हैं। स्पेन और बेल्जियम के बीच 22 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं। इनमें स्पेन का पलड़ा भारी रहा है। स्पेन ने 12 मैच जीत लिए हैं, जबकि बेल्जियम को 5 में जीत मिली है। वहीं 5 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। फीफा विश्व कप में क्वार्टर फाइनल की लड़ाई का दौर शुरू हो चुका है। फ्रांस पहली टीम बनी है जिसने सेमीफाइनल में जगह बनाई है। ऐसे में अब नजर स्पेन बनाम बेल्जियम मुकाबले पर है। स्पेन के खिलाफ इस विश्व कप में अब तक एक भी गोल नहीं हुआ है। वैसे स्पेन ने फ्रांस की तरह आक्रामक खेल का प्रदर्शन नहीं किया है, लेकिन टीम ने सावधानी पूर्वक गेंद पर नियंत्रण रखने वाला गेम अपनाया है। लामिन यमाल टीम के सबसे तेज अटैकर हैं। वहीं मिकेल ओयारज़ाबल भी बेहद मजबूती के साथ सामने आए हैं और अब तक प्रतियोगिता में कुल 4 गोल दाग चुके हैं। स्पेन ने अब तक प्रतियोगिता में 5 मैचों में 4 में जीत दर्ज की है, वहीं 1 मुकाबला ड्रॉ रहा है। बेल्जियम भी इस वर्ल्ड कप में अब तक कोई मैच नहीं हारी है। टीम ने 5 मैचों में 3 जीत और 2 ड्रॉ दर्ज किए हैं। टीम सभी तरह की प्रतियोगिता में 18 मैचों से अपराजित है। वैसे बेल्जियम का डिफेंस काफी मजबूत है, लेकिन टीम की दिक्कत चोट बनी हुई है, जहां मिडफील्डर अमाडू ओनाना टीम से बाहर हैं। फीफा विश्व कप में ये दोनों टीमों के बीच तीसरी भिड़ंत होगी। इससे पहले 1986 के वर्ल्ड कप में बेल्जियम ने पेनल्टी में स्पेन को 5-4 से हराया था। वहीं 1990 में स्पेन ने 2-1 से जीत दर्ज की थी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।